प्रैक्टिकल कैसे शुरू होते हैं इशू ऑफ शेयर से, उनको देखेंगे। जनरल एंट्री आपको नहीं आती है तो आपको सीखनी पड़ेगी। एक ही जनरल एंट्री चाहिए होती है आपको, एसेट्स और लायबिलिटी वाली। एसेट्स बढ़ जाए तो डेबिट करना है, घट जाए तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, अगेन बढ़ जाए तो क्या करना है उसको क्रेडिट करना, और घट जाए तो क्या करना है उसको डेबिट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ हमारे पास जो चल रहा है वो क्या था, प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस क्या होता है वो देखिएगा जरा। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग कि शेयर्स जो है उनको इश्यू करते हैं अलग अलग तरीकों से। कौन कौन से तरीके होते हैं? मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स जो होते हैं आप पढ़ सकते हैं, ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे आप अच्छे से, जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो देखिए। आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो देखिए जरा। पहला ऑप्शन है इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये नॉर्मल तरीका था। आप क्या करते थे, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते थे, और वो प्रोस्पेक्टस आप उसके साथ साथ आप बोलते थे भाई हमारे शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप किसी का, जैसे आप क्या करते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, पहले उसका प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मेडिकल फॉर्म होता है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है, फी के चालान होते हैं। ऐसा जब आपका एडमिशन हो जाता है, पहले तो आपने प्रोस्पेक्टस ले लिया, अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप ट्रांसपोर्ट फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म तब यूज करेंगे, नहीं तो बेकार हो जाएगा वो। यहाँ क्या करते थे, प्रोस्पेक्टस इशू करते थे पहले। और ये एटीज में, लेट एटीज में, अर्ली नाइनटीज में ऐसा होता था। प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और अब बोला कि हम इतने शेयर, 1 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 20 लाख शेयर इशू करने वाले हैं, एक शेयर की वैल्यू इतनी होगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप क्या करते थे, बैंक के थ्रू, बैंक, आपका बैंक, फिर आप क्या करते थे, चेक के थ्रू एप्लीकेशन डालते थे। तब तो ये पेटीएम वेटीएम तो डेवलप ही नहीं था। पेटीएम तो अब डेवलप हुआ तो मोनेटाइजेशन से 2 साल पहले, तब तो आया नहीं था पेटीएम वगैरह कुछ भी, तो चेक के थ्रू आता था। जैसे ही आपका चेक क्लियर होता था, योर एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेड। ऐसा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस करते थे। ठीक है। अब यहाँ क्या होता था, यहाँ होती थी कंपनी, ये होता था कंपनी, और ये कंपनी के बीच में कौन होते थे, ब्रोकर होते थे, ब्रोकर। ब्रोकर के बाद क्या होते थे, इन्वेस्टर्स होते थे। मतलब इस तरह का रिलेशन चलता था। ये आप बिजनेस स्टडीज में डिटेल पढ़ेंगे इन्वेस्टर्स में। दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड होता था ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी है, कंपनी ने क्या करा, सोल्ड एंटायर लॉट टू ब्रोकर्स एट अ स्पेसिफाइड रेट। ब्रोकर कंपनी को कहता है, ब्रोकर कौन, बहुत शानदार, अरे भाई वो राकेश झुंझुनवाला ब्रोकर टाइप का ही आदमी था, ब्रोकर ही था, बिल्कुल इन्वेस्टर तो था उससे कुछ बड़ा। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ठीक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो ब्रोकर बन चुका है। अभी 23 साल की उम्र भी नहीं है उसकी। ब्रोकर मतलब आप दुनिया को उलट पलट कर सकते हैं। ब्रोकर के पास इतनी फाइनेंशियल पावर होती है कि वो शेयर मार्केट को कहाँ से कहाँ उठा के ले आए। देखा होगा ना आपने, प्राइस रिगिंग एक शब्द होता है, मिलके खरीदते हैं, मिलके बेचते हैं। जब तक आम आदमी उसको उसकी पास पहुंचेगा तब तक तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं वो लोग। ठीक है जी। तो अब आपने, कंपनी ने कहा कि यार मैं कहाँ प्रोस्पेक्टस छापेंगे, क्या कुछ करेंगे। हमने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर 10 रुपए का शेयर है मेरा, 20 रुपए पर शेयर दे दे। अब तो उसे 50 में बेच, 60 में क्या। ब्रोकर एट अ स्पेसिफाइड रेट, कंपनी सोल्ड एंटायर लॉट, कंपनी सोल्ड एंटायर लॉट, कंपनी सोल्ड एंटायर लॉट टू ब्रोकर एट अ स्पेसिफाइड रेट, कि भाई हमें 10-20 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे दो तुम, बाकी तुम जितने मर्जी में भी बेच देना, ये तुम्हारी तुम्हारी अर्निंग है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ऐसा करके चलता था मामला। ठीक है जी। चलो ये भी हो गया। ठीक। अब क्या होता था कि कंपनी तो अपने झंझट से बच गई ना। भाई अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप इशू मैनेजर अपॉइंट करेंगे, बैंकर अपॉइंट करेंगे, और उसके बाद ब्रोकर अपॉइंट करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, अंडरराइटर अपॉइंट करेंगे। दुनिया भर के झंझट, कोई झंझट नहीं है, ब्रोकर खरीदेगा उसकी परेशानी है ये। इसके बाद आता था क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट्स। प्राइवेट प्लेसमेंट, ये होता था क्या, इशू ऑफ शेयर्स टू
इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये कहते कहाँ हम आम आदमी के पास जाएंगे? ये LIC, GIC, म्यूचुअल फंड कंपनी, पेंशन फंड्स वगैरह, उनको बोलते थे कि भाई तुम खरीद लो हमारे शेयर। मीटिंग बुलाते थे उनके साथ, बोलते हम पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, आप लोग ऐसा करिए, हमारे शेयर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको मतलब प्राइवेटली प्लेस कर देंगे। आप 50 लाख शेयर ले लीजिए, तुम 20 लाख ले लो, तुम 10 लाख ले लो, तुम 1 करोड़ ले लो, ऐसा करके कर दो। छुट्टी, आम आदमी का चक्कर ही नहीं कोई। अच्छा, ब्रोकर हर जगह पे इन्वॉल्व होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ तो सिर्फ क्या है, ब्रोकर देखो इस जगह पे क्या हो रहा है, ब्रोकर को इस जगह पे ब्रोकर ब्रोकर होता है यहाँ पर, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए होता है, क्योंकि बिना ब्रोकर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। ना आप IPO ला सकते हो, ना आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हो, ये करना पड़ता है। ठीक है जी। फिर क्या करती थी कुछ कंपनी, जिनके शेयर ऑलरेडी मार्केट में होते थे, राइट्स इशू। राइट्स इशू कहते थे उसको। इसके लिए एक टेक्निकल शब्द है, क्या है? प्री एम्प्टिव प्री एम्प्टिव राइट टू शेयर्स। प्री एम्प्टिव राइट टू शेयर होल्डर्स, ऐसे। प्री एम्प्टिव राइट्स, ये शब्द है, प्री एम्प्टिव राइट्स। राइट्स इशू बोलते हैं, मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, जैसे मान लो आप पड़ोस पड़ोस में फ्लैट है, मतलब आप इसमें रहते हो, आप इसमें रहते हो, आपका पड़ोसी घर बेचना चाहता है, तो आप चाहेंगे ना कि यार पहले यार हमसे तो, मतलब आपने बोला कि भाई जब भी तेरा बेचने का मन करे हमें बता दियो पहले। पड़ोसी हम लोग हैं। या मान लो परिवार का ना बड़ा परिवार है और प्रॉपर्टी कंबाइन है, ग्राउंड फ्लोर पे बड़ा भाई रहता है, बीच में बीच वाला भाई, ऊपर छोटा भाई रहता है, ऐसे ऐसे करके रहते हैं। और ऊपर वाला टॉप सबसे छोटा भाई ऊपर वाला घर बेचना चाहता है, तो क्या मान के चलते हैं आपकी भाई सबसे पहले हमें बता दे और हम ही खरीद लेंगे? इस तरह का काम है ये। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है कि देखो भाई हम IPO लेने जा रहे हैं, इशू करने जा रहे हैं शेयर्स, तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो हम तुम्हें ही दे देते हैं, बाहर क्यों जाएं? राइट्स इशू, मार्केट से थोड़ा सस्ता बेच देंगे तुम्हें, खरीद लो। उनको ऑप्शन देते हैं, अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो देन यू कैन गो विद एनी ऑफ द वे। राइट्स इशू कहते हैं इसको। ठीक है। जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनमें बहुत पॉपुलर है ये। ये क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं कि भाई अभी हम लोग इशू करने वाले हैं, तुम जितना क्वांटिटी चाहो हम उतना क्वांटिटी में तुम्हें शेयर दे सकते हैं, राइट्स इशू। ठीक है जी। और यहाँ आ जाता है क्या फिर, IPO। IPO में भी बेसिकली हम क्या बोलेंगे, EIPO बोलेंगे। और आज की डेट में यही चलता है। ये सब बेकार हो चुका है, खत्म हो चुका है, बहुत कम। आज की डेट में क्या चलता है, EIPO। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहते हैं? जहाँ इन्वेस्ट करने वाले लोग इंडिविजुअल नहीं होते हैं, दे आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो कहलाती हैं। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर है इशू ऑफ शेयर्स का हमारे देश में। US में भी ऑलमोस्ट सेम है, जापान, कोरिया, UK। ठीक है, हम अपने देश का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, हम इस तरह से करते थे। ये खत्म हो चुका है बिल्कुल। ये अभी भी चलता है, लेकिन ये भी नहीं चलता। प्राइवेट प्लेसमेंट चलेगा या IPO चलेगा, और राइट्स इशू, जब आप छोटी क्वांटिटी में शेयर्स इशू करने जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, अपने पुराने शेयर होल्डर को बोलिए यू आर लॉयल टू अस, खरीद लीजिए। ये IPO चलता है आज की डेट में। जोमेटो ने, मारुति ने, इंडिया बुल्स ने, ये सब जो IPO निकले हैं सारे के सारे, ये सब EIPO से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में IPO निकलता है, आप अप्लाई कर लीजिए। जब EIPO होता है तो प्रोसेस क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिकली क्या मांगते हैं, एप्लीकेशन मंगाते हैं, और एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी में मंगाते हैं। ठीक है। आज की डेट में क्या होता है, 10 रुपए का शेयर है, 10 का 10 रुपए पूरा मंगवा लेते हैं। लेकिन आज की डेट में 10 रुपए का तो शेयर कोई देता ही नहीं है। अब आप देखेंगे जोमेटो का 10 रुपए का शेयर जो था, वो 10 रुपए का शेयर की प्राइस उन्होंने रखी थी कितनी, करीब करीब 150 से 250 रुपए के बीच में प्राइस बैंड रखा था। प्राइस बैंड, मतलब आपने, जैसे दुकानदार तो लिखता है ना कि मेरे 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 जैसे मैंने पेन खरीदा, इसमें लिखा रहेगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे लिखा रहेगा। शेयर इशू के टाइम में ऐसा नहीं होता, EIPO के टाइम में ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता है, देर इज अ प्राइस बैंड फिक्स्ड, कि भाई हमारा शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू का है, इसे हम 150 से 250 के बीच में बेचेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको वो शेयर अलॉट हो ही, तो आप क्या प्राइस कोट करोगे, 150 रुपए का या 250 रुपए का? 150 का एक भी शेयर नहीं मिलेगा तुम्हें। बिडिंग है भाई। इफ यू कोट द हाईएस्ट प्राइस, देन ओनली यू एश्योर कि भाई यू आर गोइंग टू गेट द बिड। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं, सेबी की गाइडलाइंस होती है, कुछ परसेंटेज जो होते हैं वो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के लिए रख दिए जाते हैं। और बाकी फिर मेच्योर, जैसे मान लिया 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं, तो कहते हैं कि 20 लाख शेयर जो होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को दे देना, 80 करोड़ जो है आपकी मर्जी है उसको बाद में दे देना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह को दे देना, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था
1 करोड़ शेयर पर अगर 1 करोड़ एप्लीकेशन मिली तो क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। 1 करोड़ शेयर पर अगर 1 करोड़ 20 लाख की एप्लीकेशन मिलेगी, ओवर सब्सक्रिप्शन। 1 करोड़ पे 90,000 की एप्लीकेशन, 90 लाख की एप्लीकेशन में तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, वो तो किनारे कर लिया। अब हमने क्या कर दिया? प्राइस कोट कर दिया 150 से 250 के बीच में। मी इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो मैं क्या करूंगा? रिटेल इन्वेस्टर, मैं 250 कोट करूंगा। और भाई मैं तो 10,000 10 ही शेयर खरीद सकता हूँ। 100 शेयर की तो बात ही नहीं पहुंचती है। ठीक है। और कई बार अलॉट होते हैं, कई बार अलॉट नहीं होते, लॉटरी सिस्टम होता है वो। रेंडमली कंप्यूटर पिक करता है, मिल गया मिल गया, नहीं मिला तो पैसा वापस अकाउंट में आ जाता है। पैसा अकाउंट में कैसे आता है, वो क्या प्रोसेस है, देखते हैं जरा। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए। एक मैं शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये भला क्या चीज होती होगी? कोई बताएगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस? ऑनलाइन में कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस? क्या होता होगा? ठीक, बताइए, बताओ। हाँ हाँ। ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी कर लीजिए, दैट विल बी मच बेटर। द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी, द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर मान लो जोमेटो ने अपने शेयर का प्राइस कोट किया 150 रुपए से 250 रुपए के बीच में, तो अगर मार्केट में डिमांड अच्छी होगी तो ज्यादा कोट किसका आएगा? 250 का आएगा। मार्केट में डिमांड अच्छी नहीं होगी तो 150 भी आ सकता है, 160 भी आ सकता है। तो इशू मैनेजर क्या करता है? वो देखता है कि क्या प्राइस सबसे ज्यादा कोट हुआ है, उसके प्राइस पे जनरली जो ई आईपीओज होते हैं, इनमें जो प्राइस हाईएस्ट कोट किया जाता है उसी पे उनके शेयर की वैल्यू। तो ये तो इशू प्राइस हो गया। ठीक है। और आपने जो कोट कर रखा है, जैसे आपने 10 शेयर के लिए कोट कर रखा है, तो आपसे 10 इंटू 250, 2500 रुपया। 10 इंटू 100, 25,000 रुपया आपसे ले जाएगा। जिन्होंने इसे कम कोट कर रखा होगा उनको मिलेगा नहीं कुछ। जिन्होंने 250 कोट कर रखा होगा, एप्लीकेशन मनी दे रखी होगी, तो क्या हो जाएगा? मतलब इट इज योर चॉइस। आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है जी। आपने 100 शेयर खरीदे, तो आपको मालूम है कि 250 के हिसाब से कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा? 25,000। आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देंगे, बैंक अकाउंट नंबर दे रखा होता है, स्कैनर दे रखा होता है, ट्रांसफर कर देंगे आप तो पैसा। मतलब आपने क्या प्राइस कोट कर दिया? 25,000 रुपये प्राइस कोट कर दिया, 250। कोई ऐसा भी होगा जिसने प्राइस 200 रुपये कोट कर दिया, तो वो क्या करेगा? 100 इंटू 20 क्या करेगा? 20,000 रुपये भेज देगा। अब ये तो क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक्सेल शीट वगैरह बन रखी होती है ऑलरेडी उनकी, तो दिख जाता है कि किसने कितना प्राइस कोट करा है। तो जिन लोगों ने 250 रुपये कोट कर रखा होगा प्राइस, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितने नंबर हैं। अगर वो, और ऑलमोस्ट ज्यादा ही होते हैं, वो 2 टाइम 5 टाइम 10 टाइम होता है, और ऑलमोस्ट 250 रुपये कोट करता है आदमी प्राइस, प्राइस फिक्स हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, हो गया बुक बिल्डिंग प्रोसेस, है ना? तो ये ई आईपीओ में जो होता है, इसी को बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। उसने बिल्कुल ठीक कहा। प्राइस डिस्कवरी होती है, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। ठीक। अब हमने, अच्छा, इसमें भी क्या करना पड़ता है? ई आईपीओ में आपको अपना क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस को क्या करते हैं आप वहां पर इशू करते हैं। कैसे इशू करते हैं जरा देखिएगा। तो चलिए अब जरा मुझे बताइए, एक और टर्म मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या भला होती होगी? प्रोस्पेक्टस सुना है हमने, हर तरह का होता है, बट व्हाट इज दिस? इधर इधर थोड़ा सा इधर हो जाओ। हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ना? मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसे लाल बालों वाली स्त्री बनाती है, उसे क्या कहते हैं? रेड हेरिंग। अब ये हेयर नहीं है। ठीक है, क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिए। जब कंपनी ई आईपीओ लाएगी, तो उस प्रोस्पेक्टस में देयर आर सर्टेन टर्म्स, सर्टेन कंडीशंस, वी आर सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। क्या होती है वो? फ्यूचर में बदलें। जैसे मेरे शेयर का इशू प्राइस क्या होगा, वो तो मुझे पता ही नहीं अभी।
तो मार्केट में जाऊंगा तब पता चलेगा। तो उसको क्या कर देते हैं, रेड इंक से छाप देते हैं। ऐसी कोई और कंडीशंस जो होती है उन्हें रेड इंक से प्रिंट कर दिया जाता है। तो लिखिए क्या होता है ये, इट इज अ प्रोस्पेक्टस issued at the time of issue of shares in which certain terms and conditions are subject to change in future and are printed with the printed with the printed with the red ink, है ना, सुर्ख खून के रंग से लिख दी जाती है। दिख रहा है भाई आप लोगों को ऑनलाइन में रेड इंक लिखा है जो, इज इट विजिबल? हाँ, रेड इंक से लिखा जाता है। अब क्या होगा, जब इश्यू सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी के पास भी और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास भी प्रोस्पेक्टस की कॉपी आप जमा करानी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, उस कॉपी में ये जो रेटिंग वाले आइटम पे हटाएंगे। अब आप लिखेंगे ना, मेरे शेयर का इशू फेस वैल्यू 10 रुपए था, इशू प्राइस 250 रुपए है। और भी कोई कंडीशन अगर आपने बदली तो उसको आप प्रॉपर नीले काले जैसे जो भी छापते हैं छापेंगे और उस प्रोस्पेक्टस को जमा करा देते हैं। आपने देखा होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम पे आपको या तो प्रोस्पेक्टस जमा करना पड़ता है या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा करना, बचपन में पढ़ा होगा। अरे भाई सर, पब्लिक कंपनी को क्या जमा करना पड़ता था, प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी को क्या जमा करना पड़ता, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा करना पड़ता था। लेकिन ये तो इशू वाली पब्लिक इशू वाली कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये तो प्रोस्पेक्टस प्रॉपर डालना पड़ेगा। और वो प्रोस्पेक्टस डालना पड़ेगा जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, चेंज के लायक नहीं है। जब तक चेंज कर रहे हैं तब तक रेटिंग से लिखेंगे, वरना उसको बदल देंगे। ये भी काम हो गया जी, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी पता चल गया आपको, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी पता चल गया। थोड़ा और आगे चलें। प्रोसेस नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। अब आगे क्या होता है देखिए, अब आगे देखिए। अब प्रोसेस क्या है जरा वो समझेंगे। ई आईपीओ का प्रोसेस ही बता रहा हूँ क्योंकि वही हमारे लिए रेलेवेंट है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे वो कैसे वाली होगी। ई आईपीओ में तो क्या होता है, सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे आ गया, डेट क्लोज हो गई, उसके बाद आपने क्या कर दिया, आगे का प्रोसेस फॉलो करा, अलॉट कर दिए। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से ऐसा नहीं होता था। ट्रेडिशनल तरीके से पहले एप्लीकेशन मंगवाई जाती थी, ठीक है जी। जब एप्लीकेशन मिल गई, फिर आप देखते थे कि भाई अंडर सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, चलो अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद आपको जितनी भी आपका पैसा आता था एप्लीकेशन के एक अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है जी। उस अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिया। अब क्या होता था जी, इशू सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने आप को अभी अलॉट नहीं करेगी शेयर। कंपनी क्या करेगी, दे विल अप्लाई फॉर लिस्टिंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, अहमदाबाद में, कहीं भी। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी एक गिरा पड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज है। 2003 में मैं अपने स्टूडेंट को लेके गया था वहां पर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में, 12th क्लास के तब, 2003 में। तुम कितने साल के थे तब? अच्छा, ओह अच्छा। शादी हो गई थी माँ बाप की तुम्हारे? नहीं हुई थी हमारी तो नहीं थे, बैचलर। कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत पुराना हूँ मैं भी। तो 2003 में मैं लेके, दरियागंज में है वहां पर, दरियागंज में हमदर्द के पड़ोस में, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज सेंटर बन रखा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बर्बाद है वो, है ना। अब उसके बाद क्या होता था कि उसके पड़ोस में गोलचा सिनेमा हॉल था, बड़ा शानदार था, बहुत मतलब देश का सबसे बढ़िया सिनेमा हॉल। तो बच्चे कहते सर मूवी दिखा दो, दिमाग खराब, मूवी दिखा दे तुम्हें यहाँ पर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है वहां चलो। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन थे, मैं उनसे मिला, बच्चों से बातचीत करवाई वगैरह वो सब करा। और 2003 में आप समझ लीजिए, तो कुछ एक बच्चे मेरे बड़े इंस्पायर हुए, फिर उन्होंने ट्रेडिंग भी करी, 20-20 लाख का लॉस झेला। उसके फादर की झारखंड में स्टील मिल थी इसलिए झेला, डिप्रेशन में भी गया, ठीक है। और मुझसे कहता था सर आ जाओ झारखंड, मैं मैनेजर बना दूंगा आपको अपनी फैक्ट्री में। तो मैंने कहा तो रहने दे भाई, ठीक है। 20 लाख एक दिन में कमाए उस लड़के ने। कहा सर मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा बिल्कुल डिप्रेशन में, इतना तो मैं सारी उम्र ना कमा पाऊँ। उस समय की बात थी, किसको पता था 20 लाख कौन कमा पाएगा। बट साइन जैसा भी था। तो अब आप क्या करेंगे, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर 1 महीने के अंदर अंदर उस स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी लिस्टिंग नहीं करी तो भाई इशू कैंसिल। जब तक अगर लिस्टिंग नहीं हुई तो आपका पब्लिक इशू चाहे 90% हो गया मिनिमम, सब कुछ हो गया, लेकिन लिस्टिंग नहीं हुई स्टॉक एक्सचेंज में तो आपका इशू कैंसिल है।
फिर आपको पैसा जब वापस करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। ये भी परेशानी हो जाती है। तो जब तक लिस्टिंग, अब अगर मान लो लिस्टिंग हो गई, तो लिस्टिंग के बाद कंपनी क्या करती है, फिर आपको शेयर अलॉट करती है। क्या करती है आपको? शेयर अलॉट करती है। ठीक है, जरा आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारे पास क्या, आ, अब एक और चीज हमें देखनी होती है। ये हमारे पास आया क्या, एस्क्रो अकाउंट, क्या कहते हैं उसको, एस्क्रो अकाउंट। ये क्या चीज होती होगी बताइए? इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, है ना? बोलो हमने तो बिजनेस स्टडीज पढ़ी ही नहीं बचपन में। इंटरनेशनल ट्रेड में एस्क्रो अकाउंट का जिक्र हुआ था, लेकिन कहाँ बोले, कहाँ सर, कहाँ की बात कर रहे हो? बचपन तो हर गम से बेगाना होता है, कौन पढ़ा एक बचपन में? या ट्वेल्थ में नहीं पढ़ रहे लोग? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। इट्स इट्स नॉट योर फॉल्ट। क्या हो गया भाई, बड़े उत्साहित हो? अरे सर, वही वो अकाउंट जहां से कौवे बोलते हो, काऊ काऊ एस्क्रो, ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ। सेबी ने क्या कर रखा था, कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं, जैसे चल रही थी मार्केट वैसे चलती थी। आपके पास एप्लीकेशन आती जाती थी, उसे खर्च करते जाते थे, आती जाती थी, खर्च करते जाते थे, पता चला इशू फेल हो गया। अब इन्वेस्टर कहते भाई हमारा पैसा वापस करो, अरे कहाँ से लाएंगे, वो तो खर्च हो गया। सेबी ने कहा ये अच्छा है भाई। तो सेबी ने कहा ऐसा नहीं हो चलेगा काम। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से अब क्या होता है, आपका जो पैसा आएगा वो एक अकाउंट के अंदर जाएगा जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है अभी। उसे इशू मैनेजर अपॉइंट, मतलब उसको मैनेज करेगा। एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। इसमें पैसा आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा किसकी मर्जी से, इशू मैनेजर की मर्जी से, और वो भी किसके इंडिकेशन पे, सेबी के इंस्ट्रक्शन पर। ठीक है जी। पैसा आता चला गया, आता चला गया, आता चला गया। फिर प्रोसेस पूरी होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर पूरा हो गया तो ठीक, नहीं पूरा हुआ तो एस्क्रो अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाता है, निकल जाता है, किसके पास चला जाता है, इन्वेस्टर के पास। मैंने कई बार पब्लिक इश्यूज में पैसा लगाया, पर किस्मत में नहीं था, तो जैसे ही इशू क्लोज होता था शाम तक 6 साढ़े 6 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ जाता था। किसी कंपनी के शेयर नहीं मैं ले पाया। पीएनबी के शेयर पत्नी के नाम पे खरीदे थे 10 शेयर, वो है सिर्फ मेरे नाम पे। और एसबीआई के 10 शेयर होंगे, वो भी पत्नी के नाम पे। मेरे नाम पे तो कभी शेयर आते ही नहीं है। कोई आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता मेरे नाम पे, ठीक है। सम जितने आईपीओ मैंने अपने नाम पे डाले, सब पैसा वापस। शाम 6:30 बजे तक सब पैसा, इशू जैसे ही क्लोज होता था, 6:30, अगले दिन तक 6:30 बजे तक पैसा वापस आया था। ये एस्क्रो अकाउंट के अंदर होता है, ठीक है। जो सक्सेसफुल है उनका पैसा रख लिया जाएगा, बाकी का ये वापस भी हो जाता है। इनमें 90% भी हो गया पैसा आपका, रहे वापस हो जाएगा। हाँ जी। कौन सी कंपनी का? हाँ बढ़िया। ठीक है। अब बैठे हैं देखो, है, इन्वेस्टर बैठे हैं भारी भारी लोग। हाँ, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होता है आगे, कि अब हमारा इशू जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अभी भी कंपनी के पास एक्सेस नहीं है उस पैसे की। क्योंकि कंपनी क्या करेगी, लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में क्या करेगी, जाके लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेगी। लिस्टिंग जब हो जाएगी, कंपनी अलॉट कर देगी शेयर, जब वो पैसा फ्री हो जाता है, तब किसके पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है, कंपनी के पास चला जाता है। ठीक है। तो क्या है एस्क्रो अकाउंट? इट इज अकाउंट वेर एप्लीकेशन मनी इज डिपॉजिटेड, ठीक है, एंड कंपनी गेट एक्सेस टू दिस अकाउंट ओनली आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लो, हाँ, इट इज एन अकाउंट वेर एप्लीकेशन मनी इज credited. It is an account, it is a bank account where application money is credited. It is a bank account where application money is credited. And issuing company get access to this account only after successful allotment of shares. ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो भी चीज बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। सिर्फ आपके एनरिच नॉलेज के लिए, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, क्या बोला? कंपनी, इशुइंग कंपनी हैज एक्सेस टू दिस, क्या बोला था मैंने? हाँ, इशुइंग कंपनी गेट एक्सेस टू दिस अकाउंट ओनली आफ्टर, क्या, successful allotment of shares, only after successful allotment of shares, successful allotment of shares to investors। तो अलॉटमेंट से पहले वो लोग क्या है, इन्वेस्टर है। अलॉटमेंट के बाद क्या बन जाते हैं वो, अलॉटमेंट के क्या क्या बन जाते हैं, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है जी। उससे पहले वो क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टर कहलाएंगे। इज दैट ओके? जिंदगी में बहुत काम आता है, अभी नहीं आता, मैं कह नहीं सकता, एनसीईआरटी में तो नहीं है। ठीक है जी, क्या हो गया फिर आपका? अच्छा, फिर एक और काम होता है। जब शेयर अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है,
स्टॉक एक्सचेंज में जब आपके स्टॉक लिस्टिंग हो जाते हैं, लिस्टिंग के बाद क्या होता है, फिर आपका क्या होता है, ट्रेडिंग शुरू होती है। ट्रेडिंग कैसे शुरू होती है? स्टॉक एक्सचेंज का जो चेयरमैन है वो खड़ा रहेगा, आपकी कंपनी का जो सीएफओ या आप खुद खड़े रहेंगे। एक बड़ा सा घंटा होता है, टंग से घंटा बजता है, इलेक्ट्रॉनिक घंटा होता है या फिर मैनुअल घंटा होता है, वो बजता है, फिर आपकी ट्रेडिंग शुरू होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या, आ, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जियो फाइनेंस, बेल सेरेमनी होती है, ऐसे करके। यहाँ दिखेगा शायद आपको, ये रहा। मतलब अगर मैं ये, यहाँ देखिए, दिख जाएगा आपको शायद इसमें, यहाँ ये ये दिख रही है आपको? दिख रहा है ये भाई साहब कौन है ये? दिख रहा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या चल रहा है, ये है श्योर, ये सेरेमनी होती है वो। अच्छा, ये तो क्या थोड़ा सा एडवांस हो गया ना ये रुक जाइए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ देखिए, ये देखो, ये रहा, दिख रहा है, जियो फाइनेंस का, दिख रहा हो घंटा मुहूर्त का, ये ट्रेडिंग शुरू होती है, ऐसा करके चलता है इस वाले से। ये देखिए, ये रहा, इस तरह से चलता है वो। ये बीएससी के अंदर, ये देखिए, ये कामत है, बीएससी के चेयरमैन है, और ये जियो फाइनेंस का, पहले आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन था। तो ये अब ये बीएससी का चेयरमैन है, और ये जियो फाइनेंस का मुहूर्त, मतलब जब ये घंटा बजेगा उसका ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, है ना? क्लियर है जी? तो ट्रेडिंग का अच्छा, एक और होता है फिर क्या होता है दिवाली में, यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग भी कहते हैं उसको, मालूम है आप लोगों को मुहूर्त ट्रेडिंग? एक पर्टिकुलर आवर्स के लिए। ये तो ये भी है वैसे, ये रहा, ये मुहूर्त ट्रेडिंग चल रही है आपकी, मतलब दिवाली वाली के टाइम पे बहुत सारे सुंदरियों को शेयर बाजार के, ये दे रहा दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग, ये रहा ब्रेकिंग न्यूज, ये रहा। अबे क्या बताना, पड़ के छोड़ो इसे, हमें नहीं देखना, हमारे काम का नहीं है ये। दिवाली के टाइम पे एक स्पेसिफिक दिन के लिए शेयर मार्केट वो खोली जाती है, वहां मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, पूजा पाठ तरीके से करते हैं। ये हमारे देश में तो होता है, फिरंगी कैसे करते होंगे हमें इससे मतलब नहीं है। अब है ना वो, मतलब ये अमेरिकन लोग अपना दारू के छींटे मार के करते होंगे, चलो शुरू कर लेते हैं ट्रेडिंग वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉपर पूजा पाठ करके, कुबेर की, लक्ष्मी की, इनकी पूजा करके आप लोग उस तरह से वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं। एनीवे, दैट इज द ट्रेडिशनल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है जी? तो आपने देख लिया कि जो हमारी अकाउंटिंग चलती है वो कैसे चलेगी, आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगी, फिर आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन मिलने के बाद उसे अलॉट करेंगे, अलॉटमेंट करने के बाद बाकी का प्रोसेस होता है, अलॉटमेंट के बाद ही आपका इन्वेस्टर जो है वो शेयर होल्डर कहलाता है। उससे पहले जो भी पैसा मिलेगा आप उसे एप्लीकेशन मनी बोलेंगे, उसे शेयर कैपिटल नहीं बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है और किस तरह से चलती है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर अभी शेयर कर रहा हूँ। हम्म हमारे पास कहाँ चला गया? मेरे ख्याल से आई जस्ट हैव टू सी, मैंने नोट्स कहाँ डाले थे वो देख रहा हूँ, एक मिनट। ये नोट्स आपको दे दिए मैंने, इसकी हार्ड कॉपी मैंने ऑलरेडी, जो अगर आप क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हो तो आपके पास इसकी कॉपी होगी। ये वाला शीट है, इश्यू ऑफ शेयर्स के नोट्स हैं आपके सामने यहाँ पर। बाबा बाबा साहब, बस उधर से। यहाँ हम अब वार्म अप की क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करना शुरू कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑन विच अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। मैंने कहा ना, हम ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, 40 साल पुरानी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तब हम क्या करते थे, टुकड़ा करके पैसा मंगाते थे, कुछ एप्लीकेशन में मंगा लिया, कुछ अलॉटमेंट में मंगा लिया, कुछ फर्स्ट कॉल पे मंगाया, कुछ सेकंड कॉल पे मंगाया, कुछ फाइनल कॉल पे मंगाया, ऐसा चलता था। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम पैसा कितना मंगाया जाता है ना? वो भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ दिखेगा आपको, जब मैं असाइनमेंट 3 आपको दिखाऊंगा ना, उसके अंदर ये चीजें आएंगी, इसलिए अभी इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, कब कब इशू करे जाते हैं डिस्काउंट में,
ठीक है। forfeited shares cannot be issued, market value, face value, minimum application money should be 5% of the nominal value। ये सब असाइनमेंट 3 के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। एक चीज मेरी छोटी सी मेरी बताने के लिए रह गई थी आपको, कि जो इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स है। इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने बोल दिया क्या है, कि फेस वैल्यू शेयर की, या फिर नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू अगर कितनी है, ₹10 है। अगर ₹10 नॉमिनल वैल्यू का शेयर है, तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। हम क्या कर सकते हैं, उसे एट पार पर इशू कर सकते हैं, एट पार, यानी कि ₹10 का शेयर, ₹10 भी इशू कर दिया। हम उसे कैसे इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे, कि ₹10 का शेयर है, ₹10 से ज्यादा, मान लो ₹12 पे इशू कर दिया। और क्या होता है, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, ठीक है। और रुपीज मान लो 9 पे इशू कर दिया। अब आप ध्यान से समझेंगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये हम डिस्काउंट पर तो इशू कर ही नहीं सकते शेयर, खत्म ही है, डेड है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम शेयर को, अच्छा, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, वी कैन इशू शेयर्स एट पार, वी कैन इशू शेयर एट प्रीमियम, बट वी कांट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। इसका एट डिस्काउंट रुपीज मतलब किस पे नहीं इशू कर सकते, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं। एक कंडीशन है जब हो सकता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैंने दूसरी क्लास के साथ भी एग्जांपल डिस्कस करा था। अच्छा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक, और ये एक है। दूसरी कंडीशन कब होती है, कि शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट होगा कब, जब हम ESOP करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान करते हैं, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, नंबर 3, शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। इशूड और री इशूड में फर्क है। इशूड होता है ओरिजिनली इशू करना, री इशूड का मतलब पहले शेयर इशू किया था, फिर वो फोरफिट हुआ, क्या हुआ, फोरफिट हुआ, फिर री इशू कर सकते हो, वो डिस्काउंट पे हो सकता है। तो क्या हो सकता है, री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर आप मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दे सकते हैं, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट कभी नहीं होगा, अनटिल अनलेस क्या होगा, स्वेट इक्विटी होगा, ठीक है। तो बहुत साल पहले की, 2004 की बात, 2004 में शायद था, आई गॉट अ चांस टू गेट टू गेट इंटरव्यूड एट रामजस स्कूल, है रामजस स्कूल आनंद पर्वत में, काफी अच्छा स्कूल, दिल्ली का बढ़िया सा स्कूल है एक वो। 80-85 कैंडिडेट थे, पहला राउंड हुआ, रिटर्न पास कर गए। अगला राउंड हुआ छोटा सा वैसा, उसको पास कर गए, प्रिलिमिनरी राउंड। फाइनल राउंड पे हम 5 लोग पहुंचे। मेरे सामने एक इंटरव्यूअर बैठे थे, मुझे नहीं पता था वो तोप आदमी बहुत बड़ी, ही वॉज प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट एंड देन डेप्यूटी डायरेक्टर इन दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसा था वो। अब इंटरव्यू में उसने पूछना शुरू करा, उस समय जवान होते थे, थोड़ा ज्ञान का कोशिश करते कि हमें हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। मेरे से पूछे, हाँ जी राणा जी, ये बताइए मुझे कि व्हाट इज मेंट बाय स्वीट इक्विटी। मैंने कहा सर सॉरी, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। कह रहा हाउ कम। मैंने कहा सर इट इज स्वेट इक्विटी नॉट स्वीट इक्विटी। ओ भाई साहब, आग लगी भाई साहब में। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने जवाब दिया स्वेट इक्विटी क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है जी, सेक्शन वेक्शन बताया उनको, पढ़ के क्या आए थे। फिर उन्हें दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये बताओ व्हाट इज मेंट बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैंने कहा सर अगेन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा यह काम कर रहा हूँ। कह रहा हाउ कम। मैंने कहा सर इट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हम अड़ोस पड़ोसी देख रहे हैं। अब वो भाई साहब धुरंधर, डेप्यूटी डायरेक्टर के अंदर दिल्ली के 50-60 स्कूल होते हैं, और रिटायरमेंट की पोजीशन पे आदमी होता है। उसके बाद सोचो क्या हुआ, फिर मेरी धुलाई हुई, बिना साबुन की धुलाई हुई, अच्छे से धुलाई हुई। तो मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मैं चैलेंज करूंगा हेड ऑफ द एग्जामिनिंग कमेटी को, तो धो दिया उसने फिर मुझे, मतलब धोया उसने कंसेप्ट में नहीं, उसने धोया मुझे प्रैक्टिकल सिचुएशन पे, कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 4 बच्चे नालायकी कर रहे हैं, 3 मुर्गा डांस कर रहे हैं, 2 ये कर रहे हैं, तुम क्या करोगे।
अब मैं बोले जाऊं, वो क्रॉस क्वेश्चन करे जाए, बोले जाऊं, फंसा दिया उसने मुझे। कह रहे बेटे तुम जैसे को तो बच्चे ही मुर्गा बना देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, सही कह रहे हो आप। नहीं भाई, निकल पड़ा। अच्छा फिर क्या हुआ, जिस स्कूल में मैं नौकरी करता था वहीं पर वो मैनेजर बन के आ गए भाई साहब। ठीक है। मेरे से बोले बेटा तू वही है ना, मैंने कहा हाँ सर वही हूँ। अरे एक पते की बात सुन ले, कभी भी किसी इंटरव्यू में ज्यादा चौड़े नहीं होते हैं। नौकरी मिल जाए, प्रोबेशन खत्म हो जाए, जितने मर्जी चौड़े हो जाओ। अब तूने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खराब करी वहां की। मैंने कहा हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो आप लोगों से भी यही है कि इंटरव्यू में बॉन्ड नहीं बनना, है ना, बेनेवलेंट बनना है, बॉन्ड नहीं बनना है। मृदुभाषी बनिए, ज्ञान की ज्ञान एग्जिबिट करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि लगे कि फ्लॉन्ट कर रहे हैं। उसी का इसी मुझे तब हमेशा याद आता जब भी मैं स्वेट इक्विटी, उनके कानों को अब तो पता नहीं वो सर होंगे नहीं होंगे। स्वीट इक्विटी क्या होता है जी? अरे मैंने कहा भाई साहब स्वीट इक्विटी, स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी में आप कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था कि अंडर विच कंडीशंस शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। तो शेयर डिस्काउंट कभी नहीं हो सकता एक्सेप्ट दिस कंडीशन। बाकी मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट होता है यहाँ, और ये री इशू होता है डिस्काउंट पर। इसका ध्यान रखेंगे, वो सब हमने जो असाइनमेंट 3 में लिखा है। अरे भाई सुनो, आपका प्रमोटर है, आपके प्रमोटर है, ठीक है, आपके प्रमोटर ने क्या किया, आपको कोई टेक्नोलॉजी दे दी, या आपने किसी बंदे को अपनी फर्म में किसी ने आपको टेक्नोलॉजी दी, टेक्नोलॉजी दिया आपको, कोई नया प्रोडक्ट दिया, कोई पेटेंट दिया, कोई कॉपीराइट दिया। उसको ऑब्लाइज करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी होता है, कोई अपने मेहनत मेहनत पसीने की कमाई जब आपको हैंड ओवर करता है, उसको आप ऑनर करने के लिए क्या करते हैं, शेयर ऑफर करते हैं, और वो भी उसकी फेस वैल्यू पे डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं। ये होता है स्वेट इक्विटी। जनरली हम डायरेक्टर को करते हैं ऑफर, ये अपने प्रमोटर को करते हैं ऑफर, ये वो होते हैं। तो जो प्रमोटर कोटा के शेयर होते हैं ना, वो होते हैं सस्ते। 10 रुपए का शेयर होता है, मार्केट में चाहे 500 रुपये प्राइस चल रहा है, आपको 8 रुपए 7 रुपए पर शेयर मिलता है। वो स्वेट इक्विटी शेयर होता है। ठीक है जी। हाँ जी क्या? हाँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये सब है लिखा हुआ हमारे बाद में। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं उसको, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। नींद अच्छी आ रही है, सर घूम रहा है आपका, बहुत बढ़िया। चलो देखें जरा आगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करके देखिए। अ, ये देखिए इसमें लिखा है सब, ये लिखा है सब, देखो यहाँ पर, ये एवरीथिंग इज मेंशन, ये जो शीट है ना पूरा, सब कुछ सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। कॉल्स कब करी जाती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या होती है, एवरीथिंग इज मेंशन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गाइडलाइन, रूल, रेगुलेशन, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। 8 डे के बियॉन्ड हो जाए तो क्या करना पड़ता है, कंपनी टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, सब लिखा हुआ है सारा। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट एएसबीए। ये थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिकल शुरू करना, थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो रहा है। एवरीथिंग इज मेंशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो डिस्कस इट लेटर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। यहाँ आ जाते हैं दूसरे पे, यहाँ क्वेश्चन पे आ गए। पहले मैं क्या कराऊंगा आपको, जो क्वेश्चन करने का तरीका है, मतलब जो वाकई वाकई वैलिड तरीका, उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे करना है, और जब हम क्वेश्चन अपने स्कूल में करेंगे, बोर्ड में करेंगे, तब कैसे करना है। वो तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। मैं भी उसी तरीके को फॉलो करूंगा, बट आई जस्ट वांट टू, क्योंकि जब तक मैं ये तरीका नहीं सिखाऊंगा, देर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, वो आप टच ही नहीं कर पाएंगे, आपसे होंगे ही नहीं वो, जब तक आपको वो तरीका नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बाइफरकेशन कर लेना है। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर है, दो फर्स्ट कॉल पर, और बैलेंस किस पे हो जाएगा, फाइनल कॉल पे हो जाएगा। कैसे करना है जरा देखिए, इस तरह से। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, किनारे पे यह कहीं छोटी सी जगह पे, एप्लीकेशन कितने की बोली हम लोगों को, 2 बोली। अलॉटमेंट कितने का बोला भाई हम लोगों को, बताइए जरा, क्वेश्चन में कितना लिखा अलॉटमेंट, 3 रुपए का। फर्स्ट कॉल कितने की बोली, 2 रुपए की। फाइनल कॉल कितने की बोली, 3 की। 10 रुपया फाइनल कॉल निकालनी पड़ी हमें। ये बाइफरकेशन आपका ठीक होना चाहिए पहले। पता चला आपने बाइफरकेशन गलत कर दिया, तो फिर आपका आधा क्वेश्चन खराब हो जाता है। जहां से बाइफरकेशन खराब होगा वहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मेट में हम काम करेंगे, फॉर्मेट बना के। जितना भी काम आप करेंगे यहाँ पर सब फॉर्मेट में करना है, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में काम करना है आप लोगों को। मतलब ये मजाक मजाक नहीं चलेगा, मैं नोटबुक फाड़ दूंगा अगर काम नहीं हुआ फॉर्मेट में तो। क्योंकि बच्चा पता है क्या करता है, एग्जाम में एंट्री करता है, कहता है जी हमें तो आदत ही नहीं पड़ी। डेट बनेगा, डेट नहीं है तो भी डेट का कॉलम बनेगा, ठीक है। इससे नहीं परेशानी पालना आप लोगों को, डेट नहीं लिखी जी। डेट है या नहीं है, डेट का कॉलम बनाना ही बनाना है।
और एक छोटा सा कॉलम एलएफ का भी बनाना है, लेफ्ट अंडर फोलियो का। यू हैव टू मेक दिस। एलएफ भी बनाएंगे, डेबिट रुपीस करेंगे, क्रेडिट रुपीस करेंगे, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, डेट, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या हो रही है, जर्नल एंट्रीज हो रही हैं। सिर्फ इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिखे, छोड़ दिए जर्नल एंट्री। सबको मालूम है जर्नल एंट्री, बचपन में लिखते थे हम ऐसा। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड आप कर रहे हैं। ठीक है जी। पहली एंट्री क्या करेंगे आप, जब कोई व्यक्ति आपको अप्लाई करेगा, सबसे पहले क्या होगा, आपका पैसा आपके एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, है ना। अकाउंटिंग तो होगी शुरू आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे आप उसको, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और पहली एंट्री में लिखेंगे आप बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं देखिए, कितने शेयर हैं, देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास कितने शेयर हैं, देखिए जरा इस तरफ। 10,000 इक्विटी शेयर्स है और 2 रुपया उन एप्लीकेशन है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे 10,000, समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करना है सर। 2 रुपया कितना हो जाएगा, 20,000 वर्ड। और इधर क्या करेंगे आप, लिखेंगे क्या, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसा कर लेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर आप, 2 लाख रुपए लिखेंगे ऐसे। और क्या नरेशन बनेगी, सॉरी 2 लाख नहीं, 20,000। एस्कोर अकाउंट क्यों लिखेगी, एस्कोर अकाउंट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कोई बोलेगा कौवा अकाउंट, बैंक, मनी इज कमिंग टू बैंक। आप ही का बैंक अकाउंट है, कंट्रोल नहीं है आपका अभी उस पर। क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दी। और यहाँ लाइन ऐसे डाल देंगे, ऐसे। कुछ लोगों को ना लाइन मारने की आदत होती है, वो लाइन आगे तक ले जाते हैं, एलएफ को भी पार कर जाते हैं, डेबिट को भी पार कर जाते हैं, क्रेडिट को पार। नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लाइन डालनी। नहीं, हाँ शेयर एप्लीकेशन आता है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, या मैं कई बार क्या होता है कि बच्चे को शेयर एप्लीकेशन की आदत पड़ी रहती है, और क्वेश्चन में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं, तो आपको आदत पड़ी रहे ना इक्विटी शेयर लिखने की। अबे क्यों कर रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल अब नॉर्मल हो जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर रुपीज इतना कर दिया, तो फिर आपको आदत नहीं पड़ी शेयर एप्लीकेशन लिखने की। और कोई आदमी क्या करेगा, मतलब 100 तुम ला रहे होंगे, वो कहेगा नहीं इसने तो इक्विटी नहीं लगाया, नहीं देते 100। तो आदत डाल दीजिए। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस हो तो बढ़िया चल रहा है। मैं तो आदत डाल के चलता हूँ कि इक्विटी शेयर लिखने की आदत डालिए, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हम अकाउंटिंग में क्या पढ़े, हमने कितनी कैटेगरी के शेयर पढ़े, दो कैटेगरी के तो पढ़े, इक्विटी पढ़े, प्रेफरेंस पढ़े। प्रेफरेंस बोल नहीं रहे तो कौन से शेयर है ये, इक्विटी है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, बी ऑन सेफर साइड। ठीक है, तो चलो और चले आगे, नंबर 2। अब जरा इसका इसके इसका एनालिसिस समझिए। आपके पास पैसा आया, बढ़ गया, आपने बैंक डेबिट कर दिया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया, दुआएं तो नहीं दी हैं, बदले में तो कुछ नहीं दिया। टेम्पररी लायबिलिटी अकाउंट खुल जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से, क्या खुल जाएगा। अदरवाइज एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल होना चाहिए था। बैंक नाम की क्या बढ़ जानी चाहिए थी, एसेट्स बढ़नी थी। और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से क्या बढ़ना था, परमानेंट लायबिलिटी बढ़नी थी। तो अभी हुआ नहीं, अभी तो अलॉटमेंट हुआ नहीं ना, मुहूर्त का घंटा नहीं बजा अभी तो। उसके बाद जाके शेयर तब जा, जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक मैं क्या नहीं कर सकता, शेयर कैपिटल शब्द यूज ही नहीं कर सकता। ढंग से समझना है इस बात को, ठीक है जी। नंबर 2, अब आपने देखा क्या होगा, लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग का क्या हो गया, ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। अब आप अलॉटमेंट, अब आपका काम होगा अलॉटमेंट होगा, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे, वही 20,000, वही 20,000। अब क्योंकि अलॉटमेंट हो चला, अलॉटमेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। मैं भी मतलब समझाऊंगा इसका आपका, अभी दिखने में एब्स्ट्रैक्ट लगेंगे आपको एंट्री है।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की टेम्पररी एसेट्स बढ़ा दी, और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम की एक परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी, ऐसा। और नरेशन क्या लिखी आपने? एक, हाँ हाँ मैं लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर, रुक जाए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। कितने रुपए से होनी चाहिए थी बताइए? 10,000 इंटू कितना, 3 से होना चाहिए था। आई मेक इट 30,000 बना लूंगा इसको। कितना बनाऊंगा यहाँ पर मैं? आई मेक इट 30,000। हाँ जी। अरे थांबा थांबा थांबा, समझाऊंगा। 11th में नहीं समझाया था मैंने ये रीजन। ठीक है, अब बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। अब हम 11th तो क्या था, वार्म अप था, स्कूल वाले चेक कर रहे थे, यहाँ तो बोर्ड वाले चेक करेंगे ना, तो रुक जा अभी। क्या बनेगी एंट्री अब आपकी? ये एंट्री बनेगी। इसका लॉजिक बताऊंगा क्या होता है, मैंने बोला ना, थोड़ा सा सब्र करना। जैसे मैं 4 एंट्री पूरी कर लूंगा, आई टेल यू द लॉजिक। अब आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल कर दी। अब क्योंकि आप अलॉटमेंट कर चुके हो, इसलिए यू हैव अ राइट नाउ कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी लायबिलिटी को किसमें कन्वर्ट करना है? परमानेंट में। तो क्या एंट्री बनेगी नंबर 3? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्या कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर देंगे। और कितने से? वही 20,000 से, वही 20,000 से कर देंगे। तो क्या नरेशन लिखेंगे आप? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर लिया आपने, ऐसा करके आप एंट्री लिख देंगे। ये एंट्री पूरी हो चली। हर स्टेप के बाद का क्या इफेक्ट आएगा पता? हर स्टेप के बाद योर बैंक विल इंक्रीज और योर शेयर कैपिटल विल इंक्रीज। जरा देखो, पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद इसको जब क्लोज किया तो क्या एंट्री बनी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कंबाइन करो दोनों को तो क्या रिजल्ट आया? बैंक टू, बैंक टू शेयर कैपिटल आया। ये अलॉटमेंट ड्यू किया तो क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब नंबर 4 पे आपकी एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि डिफॉल्टर हुआ, मेरा सारा पैसा टाइम पे मिल गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? अगली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 30,000 से और 30,000 से। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, या अलॉटमेंट रिसीव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। अभी एंट्री बन गई। तो जरा मुझे बताओ, दूसरी और चौथी एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? बैंक टू शेयर कैपिटल आएगा। पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है। दिस इज द रियल कंसेप्ट। पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। जैसे ही अलॉटमेंट ड्यू होगा, इन्वेस्टर क्या बन जाता है? शेयर होल्डर बन जाता है। अब आप शेयर कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं, वहां यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, अलॉटमेंट से पहले आपने शेयर अलॉट ही नहीं करे, अलॉट नहीं करे तो शेयर कैपिटल शब्द ही नहीं आएगा। बिफोर अलॉटमेंट यू कांट डू, बिफोर अलॉटमेंट यू कैन रिकॉर्ड ओनली वन एंट्री। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहीं से एस्क्रो अकाउंट से पैसा उठ के चला जाएगा आपके हाथ, कुछ बचेगा नहीं। एक मिनट रुक जा। अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगी पता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, खत्म, इट क्लोज। गॉट इट? अब बोलो क्या बोल रही हो? क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? जैसी ये एंट्री बनेगी ना, ये एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, ऐसी एस्क्रो अकाउंट का दरवाजा खुल जाएगा। कंपनी उस पैसे को उठाएगी, इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो अलॉटमेंट से पहले तो कंपनी में अकाउंटिंग है ही नहीं कुछ। इसीलिए जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं सब अलॉटमेंट स्टेज पे होते हैं। प्रीमियम लेना अलॉटमेंट स्टेज पे, डिस्काउंट डिस्काउंट अलॉटमेंट स्टेज पे। तुम लोगों ने तो डिवेंचर में भी पढ़ा होगा, अलॉटमेंट स्टेज पे किया था हम लोगों ने। दैट इज द रीजन। क्योंकि अलॉटमेंट की स्टेज पर ही इन्वेस्टर जो है वो शेयर होल्डर बन जाता है। आउटसाइड पार्टीज जो है वो कंपनी के लिए क्या बन जाती है? इनसाइडर बन जाती है, शेयर अलॉट हो जाते हैं। तो इस तरह से लिखो पहले इसको, ठीक है? फिर जो आपने कैसे लिखना एग्जाम में वो बताऊंगा। और एक मजेदार चीज और है, ये सेकंड और थर्ड एंट्री एक ही दिन होती है। जिस दिन अलॉटमेंट होगा, जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होगा, उसी दिन आप एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में करेंगे। इसीलिए इस एंट्री को आप फ्लिप भी कर सकते हो। वही आप करा होगा बचपन में। अभी बताऊंगा आगे। चार एंट्रियां हो गई, चलो अगले पेज पे चलते हैं।
अब हमें क्या करना है देखिए, अगले पेज पे फिर से हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। और बेटा काम तो फॉर्मेट में ही करना है, अब तुम चाहो ना चाहो काम तो होना ही है। ये पूरा फॉर्मेट वैसे का वैसा ही है, आई एम नॉट राइटिंग द थिंग्स हियर। नंबर 5 एंट्री, 5 एंट्री के लिए चले जाइए। अब बताइए फर्स्ट कॉल कितने की बनेगी? फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की बनेगी, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू कितना, 2 रुपए के हिसाब से कितने का बनेगा? 20,000। और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से लिखेंगे? 20,000 से लिखेंगे। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। अकाउंटिंग में एक्रूवल प्रिंसिपल लग रहा है, जब तक आप किसी को ड्यू नहीं करेंगे तब तक लेने और देने का चक्कर ही नहीं बनता। ड्यू कर रहे हैं आप, है ना? नंबर 6, पैसा लेने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक्स अकाउंट क्या, डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से बन जाएगा? वही 20,000, नो डिफॉल्टर, 20,000, 20,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, लाइन डाल दी यहाँ पर। अब मुझे बताइए नंबर 7, फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी? कितना आसान है देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अगर फाइनल कॉल तो लिखा फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल बोला तो सेकेंड एंड फाइनल लिखो, जैसे बोला वैसे लिखिए। टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 शेयर्स थे, और कितना था? देखिए कितना था, और देखो 3 रुपए वहां पर। तो अगर बाइफर्केशन गलत होगा तो होगी ना एंट्री खराब। कितने से? 30,000 से, 30,000 से। और तो वो कितना होगा? 30,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको लाइन डाल के क्लोज कर दिया। और जो लास्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी 8वें नंबर पे? बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर। ये सब टेम्पररी अकाउंट है, शेयर फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टेम्पररी है, खत्म होंगे। इनके बदले में क्या हो जाएगा? नंबर 30,000 यहाँ रहेगा और 30,000। और क्या नरेशन बनेगी आपकी? ध्यान से देखिए, इक्विटी, हाँ शेयर फाइनल कॉल, कॉल मनी रिसीव्ड, या सिर्फ फाइनल कॉल रिसीव्ड। यू विल राइट दिस एंट्री ऐसे करके, फर्स्ट कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल रिसीव, कंबाइन करो क्या एंट्री बन रही है? बैंक टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल ड्यू फाइनल कॉल रिसीव हो रही है, क्या एंट्री बन रही है? फाइनल बैंक टू शेयर कैपिटल। हर स्टेज के बाद आप देखेंगे बैंक टू शेयर कैपिटल आपकी कंबाइन एंट्री बनती है, कंबाइन एंट्री बनती है, ठीक है जी। ऐसा करके तो पहले इसे नोट कर लीजिए, इसे लिख दीजिए मेथड 1। इसे नोट कर लेना पहले, ठीक है, ढंग से नोट कर लीजिए सारा। ये पिछला वाला चारों एंट्री और ये अगली वाली 4 एंट्री, इसे नोट कर लीजिए, ठीक। अब एग्जाम में कैसे करना है और यहां से आगे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक ऑनलाइन वाले सब लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे इसे। अब क्योंकि एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 एक ही दिन होती है, तो हम इसको फ्लिप कर, जैसे मान लो लिखा है जनवरी 30 को रेंट पेड ₹20,000, जनवरी 30 को कमीशन पेड 30,000, जनवरी 30 को इंटरेस्ट रिसीट 20,000। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पहले रेंट लिख दूं फिर कमीशन लिख दूं, कुछ भी कर सकते हैं ना। सेम वी कैन डू हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर मेथड 2 बनेगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? आई एम राइटिंग इट मेथड 2। मेथड 2 ही आपको एग्जाम में फॉलो करना है, और आपकी बुक्स में मेथड 2 ही दिखेगा आपको, मेथड 2 दिखेगा।
लेकिन मैं मेथड वन इसलिए कराता हूँ पहले पहले में, कि जब कभी आप रिवाइज करेंगे किसी एक सैम्पल पेपर में, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ मेथड वन से होते हैं सॉल्व, मेथड टू से होंगे ही नहीं। सिर्फ उस एक्सेप्शंस के लिए मैं आपको ये चीज शुरू कर रहा हूँ, वरना आई कुड हैव स्टार्टेड इन इजियर वे। देखिए अब क्या होगा जरा देखिए, यहां से मैं ये एंट्री हटा रहा हूँ, ये वाली एंट्री, और ये वाली एंट्री भी हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये दोनों एंट्री एक ही दिन हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, ये लिखते हैं क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कितने से, 20,000 से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 20,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ये एडजस्टेड लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, तो क्या एंट्री बनाई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट वाज विद 30,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट वाज विद 30,000, और क्या लिख दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अब आप देखो, क्योंकि आपको कंसेप्ट आ गया, तो आप बोलेंगे यार एप्लीकेशन मिल गई, फिर एप्लीकेशन को फिर कैपिटल ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे हो गई, पहले तो अलॉटमेंट होना चाहिए ना। लेकिन वी आर टेकिंग अ लिबर्टी हियर, ये और ये एंट्री एक ही दिन होती है, हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। अब देखो कितना रिथमिक बन गया, एप्लीकेशन मनी मिली, एप्लीकेशन ट्रांसफर कहाँ हुई, शेयर कैपिटल में। अब मैंने एंट्री करूँ तो क्या बनती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो क्या एंट्री बन गई। फिर आगे चले जरा, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, देयर इज अ रिदम नाउ। फाइनल कॉल ड्यू हुआ, फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, देयर इज अ रिदम नाउ। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आप दुनिया को सिखाएंगे नहीं कि कंसेप्ट आपको आता है, ऐसे ही करेंगे। अब क्या होता है देखिए, समझना, गलती करते हैं लोग, एप्लीकेशन स्टेज में पहले पैसा मिलेगा, ये फाड़ा क्यों भाई, एप्लीकेशन स्टेज पर पहले आपको पैसा मिलेगा, है ना, फिर आप उसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट और ऑनवर्ड्स पहले पैसा ड्यू होगा, फिर मिलेगा, देख रहे हैं, पहले ड्यू होगा फिर मिलेगा, क्या होगा पहले, फिर पैसा ड्यू होगा फिर मिलेगा, फिर ड्यू होगा फिर मिलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट भी बच्चे याद नहीं रखते हैं, और पता क्या करते हैं, ये बैंक वाली एंट्री पहले कर देते हैं और ड्यू करने वाली एंट्री बाद में करते हैं। अरे कोई भी एक्सपेंस और कोई इनकम ड्यू होगी पहले, तभी तो आप उसको पे, जैसे सैलरी है, पहले सैलरी ड्यू होती है, बताया था ना, ड्यू एंड पेड, ड्यू एंड नॉट पेड, इनकम एक्रूड एंड ड्यू, इनकम एक्रूड एंड नॉट ड्यू, ये मैंने आपको सिखाए थे पार्टनरशिप में। तो ड्यू एक्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब तक आप जब तक आप अलॉटमेंट ड्यू नहीं करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट, क्या, पैसा लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जब तक आप फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करेंगे तब तक आप फर्स्ट कॉल का पैसा ले नहीं सकते हैं, जब तक आप फाइनल कॉल ड्यू नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल कॉल का पैसा नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ एक स्टेज, कौन सी स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज है। एप्लीकेशन स्टेज पे क्या होगा, कि एप्लीकेशन मिलेगी और फिर एडजस्ट होगी, और बाकी स्टेज पे क्या होगा, पहले वो ड्यू होगा, फिर रिसीव होगी, फिर ड्यू होगा, फिर रिसीव होगी, फिर ड्यू होगा, फिर रिसीव होगी। गॉट इट, समझ में आ गई चीज ढंग से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करो अब आप, जल्दी से, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर टू, हरी अब ट्राई करिए। मैं हमेशा बोलता रहा क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़िए। अब अगर आप क्वेश्चन को बॉटम से पढ़ते तो क्या होता, तो आपको लिखा रहता है क्या, कंपनी कॉल द एंटायर अमाउंट एट एप्लीकेशन स्टेज, क्या होता, मिले पड़े हैं सब लोग एंट्रियां करने पे एंट्री 6 कर दी, 8 कर दी, भाई एक ही एंट्री में काम तमाम हो रहा है यहाँ तो। बोलता हूँ हमेशा, भाई क्वेश्चन को नीचे से ऊपर तक पढ़ो, है। अब एक दूसरे की मूर्खता पे मुस्कुरा रहे हैं, "ए, तूने भी तो करी, तूने भी तो करी, तो देखो क्या बोला, क्या लिखा है, कंपनी ने सारा पैसा कौन सी स्टेज पे मंगवा लिया,
एप्लीकेशन स्टेज में। तो क्या है नहीं एंट्री आपकी, इधर देखिए, ये मजाक चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए पहले, अरे यहाँ देखो तुम यार, छोड़ो। पहली एंट्री, क्वेश्चन टू, व्हाट शुड बी योर एंट्री? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू, ना ना रुक जाओ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पता है? बिना अलॉटमेंट के तो आपका काम होगा ही नहीं ना। इफ यू राइट एप्लीकेशन, इट इज रिजेक्टेड, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द अलॉटमेंट प्रोसेस, इसलिए आप एप्लीकेशन अलॉट, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही जगह पर हो रहा है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी खत्म, सारा पैसा एक साथ मंगा लिया। कितने शेयर थे? 20,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपये। टोटल पैसा कितना? 4 लाख रुपल्ली, 4 लाख। अबे करेंगे ना, पहले ड्यू तो पहले तो, अरे यार क्या बोला तुमसे, पहले पहले पैसा ले लो पहले। हाँ एक ही एंट्री होगी, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर, लिखेंगे एप्लीकेशन ही, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस तरह के दूंगा आप लोगों को। नंबर एक एंट्री ये, नंबर दो एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 4 लाख। और टू क्या बन जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनेगा कितने से? 4 लाख से। जरा कंबाइन करो एंट्री को, क्या दिखेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड, इसे कहते हैं लमसम। एक बार में ही पैसा मिल जाना, लमसम कहते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं करनी आपको 15-20 एंट्री। इनफैक्ट जो आईपीओ होता है, ये आईपीओ ऐसी तो होता है, खत, एक बार में खत्म, अकाउंटिंग ही नहीं। काय का प्रोराटा, काय का फोरफिशर, काय का रेशियो, कुछ नहीं, कोई कॉल से नहीं, नहीं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं 40 साल पुरानी अकाउंटिंग, अब क्या करें? हमें तो पढ़ना है सारा। इज इट ओके? भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर वो जानने की जरूरत है ना? पहले टेस्ट में लुढ़क गए सारे। चलेंगे, ठीक है जी, इससे इजी आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, आई बिलीव ध्यान से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नंबर तीन। अब नंबर तीन में क्या लिखा है? हाँ अब ये करके दिखाइए नंबर तीन, नाउ ट्राई दिस। है, अब करो ना। हाँ ठीक है, लिख दो उसमें 3 नंबर। एनीवे आज का हम लोग इसे वाइंड अप कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो थियोरेटिकल, आपको जो बुक आपको एनसीईआरटी भेजी गई थी ना, पीडीएफ, उसको पढ़िए, उसको पढ़िए, और उसके बाद आगे चलेंगे।